नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल का पेपर 2 का सेक्शन ए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसका पहला टॉपिक सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, जिसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो हमने पिछले क्लास में स्वतंत्रता और समानता डिस्कस कर लिए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, न्याय। तो आइए हम देखते हैं न्याय क्या कहलाता है। तो न्याय को हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। जैसे न्याय है तो न्याय को हम निम्न अर्थों में देखेंगे। जैसे न्याय का अर्थ क्या होता है, अर्थ के बाद देखेंगे इसके विचार के कौन कौन से दार्शनिक ने इसमें किस बारे में क्या, न्याय के बारे में क्या बोला है। जैसे विचार किस किस ने दिए हैं, प्लेटो ने विचार दिए हैं अपने। फिर अरस्तु ने क्या बोला है, अरस्तु। और फिर रॉस ने न्याय के बारे में क्या बोला है, हम ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम इसके बारे में प्रतीकात्मक और तात्विक, प्रतीकात्मक और तात्विक न्याय, तात्विक न्याय ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम आदर्श, इसका न्याय का आदर्श सिद्धांत क्या है, न्याय का आदर्श सिद्धांत, आदर्श सिद्धांत। फिर हम देखेंगे इसमें हमने स्वतंत्रता समानता पढ़ लिया है, अब न्याय चल रहा है। इसमें स्वतंत्रता समानता और स्वतंत्रता समानता व न्याय में संबंध। तो हम न्याय को निम्न संदर्भ में देखेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसके इसके बारे में, न्याय के बारे में किन किन दार्शनिकों ने क्या क्या बोला है। जैसे प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए हैं, अरस्तु ने और रॉस ने। फिर देखते हैं प्रतीकात्मक न्याय और तात्विक न्याय क्या कहलाता है। फिर देखेंगे न्याय के आदर्श सिद्धांत क्या है। फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय में संबंध। तो पहले मैं बता दूं कि न्याय का मतलब क्या है। न्याय का मतलब है कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। जैसे न्याय का मतलब है कि क्या उचित है, क्या उचित है, उचित है और क्या अनुचित है। न्याय की संकल्पना इस बात पर आधारित है, यानी इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। अतः न्याय की संकल्पना औचित्य पर आधारित है, औचित्य पर आधारित है। मतलब न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है। न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है, महत्वपूर्ण आदर्श है। और न्याय का संबंध इस प्रश्न से है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अतः न्याय की संकल्पना औचित्य पर आधारित है, औचित्य पर आधारित है। इस प्रकार न्याय की धारणा में, इस प्रकार न्याय की धारणा में वस्तुनिष्ठता है। न्याय की धारणा में वस्तुनिष्ठता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे न्याय है, न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है।
और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इस प्रश्न पर निर्भर है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अतः न्याय की संकल्पना औचित्य पर आधारित है। औचित्य मतलब क्या होता है? औचित्य का मतलब होता है कि उचित की अवस्था। औचित्य मतलब होता है उचित की अवस्था। तो इस प्रकार न्याय की धारणा में वस्तुनिष्ठता है। न्याय की धारणा में वस्तुनिष्ठता है। लेकिन औचित्य क्या है? औचित्य क्या है? औचित्य क्या है? केवल यही प्रश्न पर बहुत से दार्शनिकों के अनेक अनेक मत हैं। केवल औचित्य क्या है, ये जो प्रश्न है, इस पर विभिन्न दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। जैसे कौटिल्य ने क्या बोला है? कौटिल्य ने बोला है, कौटिल्य के अनुसार न्याय का अर्थ देश और काल के अनुसार कौटिल्य के अनुसार न्याय का अर्थ देश और काल के अनुसार या फिर परिवर्तित, या फिर न्याय के देश काल के अनुसार न्याय की संकल्पना अलग अलग है। मतलब कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य क्या बोलते हैं न्याय के बारे में? कौटिल्य बोलते हैं कि न्याय की परिभाषा या न्याय का अर्थ देश और काल या परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो जाता है। न्याय का अर्थ अलग अलग हो जाता है, मतलब न्याय की संकल्पना देश और काल के अनुसार न्याय की संकल्पना अलग अलग है। जैसे न्याय है, न्याय को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। तो जो वर्ड जस है, जस लैटिन भाषा का शब्द है। जो जस्टिस है, लैटिन भाषा के शब्द जस से मिलकर बना है। जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द जस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अतः न्याय एक ऐसा आदर्श है, न्याय एक ऐसा आदर्श है जो स्वतंत्रता व समानता जैसे अन्य आदर्शों के बीच विवाद होने पर उनमें संतुलन स्थापित करता है या फिर जोड़ता है। मतलब फिर से देख लीजिए, जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और न्याय एक ऐसा आदर्श है
जो स्वतंत्रता और समानता जैसे जोड़ना, स्वतंत्रता और समानता जैसे अन्य आदर्शों के बीच विवाद होने पर उनमें संतुलन स्थापित करता है, यानी जोड़ता है, उनमें संतुलन स्थापित करता है और जोड़ता है। इस प्रकार न्याय की संकल्पना सीमित और व्यापक दो रूप में है। इस प्रकार न्याय की संकल्पना सीमित और व्यापक दो रूपों में है। इस प्रकार न्याय की संकल्पना को सीमित और व्यापक दो रूपों में किया जाता है, दो रूपों पर निर्भर है। न्याय की संकल्पना को सीमित और व्यापक दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। और सीमित का मतलब क्या हुआ? जैसे कानून। सीमित क्या हुआ? कानून। और व्यापक क्या हो गया? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। इस प्रकार न्याय को सीमित और व्यापक दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। और सीमित का मतलब क्या हुआ? जैसे कानून जैसे किसी ने कोई कार्य किया है और कोई अपराध किया है तो निश्चित कानून के अंदर ही आएगा, तो ये क्या हो गया? सीमित। और व्यापक में क्या है? विस्तृत रूप में, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो न्याय की संकल्पना सीमित और व्यापक दो रूपों में परिभाषित है। और सीमित मतलब कानून और व्यापक मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। मतलब संक्षेप में न्याय का मतलब, न्याय का अर्थ, संक्षेप में न्याय का अर्थ उसका उचित स्थान देना है। संक्षेप में न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान देना है। क्या? उचित स्थान देना है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान देना है। उचित स्थान कैसा? जैसे कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको उसी कार्य के अनुसार ही उसको मान्यता दी जाए। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा डॉक्टरी वाला काम कर रहा है, डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर ही माना जाए। कोई ने अगर इंजीनियरिंग की है तो उसको इंजीनियर का अच्छे से आती है तो उसको इंजीनियर की उपाधि दी जाए। मतलब न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान, जो जिस कार्य के लायक है उसको वह स्थान दिया जाए। तो ये क्या कहलाता है? न्याय। ये कहलाता है न्याय। और आज या फिर वर्तमान में न्याय की संकल्पना को सभी जीवों तक विस्तारित किया गया है। न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान देना है। और अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में न्याय की संकल्पना को सभी जीवों तक विस्तारित किया गया है। इसलिए आज
पर्यावरणीय न्याय जैसी संकल्पना उभर कर आ रही हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे न्याय का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान देना, और वर्तमान में न्याय को सभी जीवों तक विस्तारित कर दिया गया है। सभी जीवों तक, जैसे शेर है या फिर कोई जानवर है, तो सभी जीवों तक विस्तारित कर दिया गया है। इसलिए आजकल पर्यावरणीय न्याय जैसी संकल्पना उभर रही है। जैसे चिड़ियाघर बन रहे हैं या फिर वन विहार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं, अपने हिसाब से अच्छे से विचरित कर सकें, अच्छे से रह सकें। इसलिए न्याय की संकल्पना को सभी जीवों तक विस्तारित कर दिया। इसका लाभ यह हुआ कि सभी जीवों तक पर्यावरणीय न्याय जैसी संकल्पना आ रही है। और जैसे एक दार्शनिक थे थ्रेसिमैकस, ये लिख लिया होगा। जैसे थ्रेसिमैकस ने क्या बोला है? थ्रेसिमैकस ने न्याय के बारे में बोला है कि न्याय एक शक्तिशाली हित है। थ्रेसिमैकस एक दार्शनिक है, उन्होंने बोला है कि न्याय एक शक्तिशाली हित है। मतलब न्याय एक बहुत ही शक्तिशाली हित है। और एक दार्शनिक हुए ग्लाउकन ने बोला है कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उसी अपराध के अनुसार सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी की सजा मिलेगी, तो फांसी के डर से या फांसी के भय से अपराध करने से बचेगा, अपराध करने से डरेगा। तो क्या है? इसका मतलब क्या होगा? ग्लाउकन बोलते हैं कि न्याय भय का शिशु है। मतलब अगर न्याय अच्छा है तो कोई व्यक्ति गलत काम करने से डरेगा, मतलब भय आएगा उसके अंदर कि अगर न्याय मिलेगा तो हमको सजा हो जाएगी। इसलिए न्याय भय का शिशु है। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। और राल्स क्या बोलते हैं? जॉन राल्स बोलते हैं कि न्याय निष्पक्षता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि न्याय का मतलब क्या है कि किसी का पक्ष ना लेना, जो सही है उसी को मानना, उसको मानना, किसी का पक्ष ना लेना, यह हो गया निष्पक्षता। और न्याय आत्मा की उचित अवस्था है। न्याय सर्वोच्च अवस्था है, मतलब उचित अवस्था है न्याय। और ऑगस्टाइन बोलते हैं, एक दार्शनिक है ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन क्या बोलते हैं कि न्याय विहीन राज्य यहां मिटा दे रहे हैं। ऑगस्टाइन बोलते हैं कि न्याय विहीन राज्य, ऑगस्टाइन बोलते हैं कि न्याय विहीन राज्य
न्याय विहीन राज्य, न्याय विहीन राज्य डाकुओं का गिरोह मात्र है। अगस्टाइन बोलते हैं कि अगर न्याय नहीं होगा तो डाकुओं का गिरोह जैसा हो जाएगा, डाकुओं का गिरोह जैसा हो जाएगा। तो अगस्टाइन ने क्या बोला कि अगर न्याय विहीन राज्य डाकुओं का गिरोह मात्र है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है। न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है। तो न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है। तो न्याय को हम विभिन्न पक्षों में देख रहे हैं। जैसे अभी हमने न्याय का अर्थ देखा, जैसे मुझे इसको शुरू में बताना था। जैसे न्याय को हम विभिन्न अर्थों में देखेंगे, विभिन्न पक्षों में। जैसे न्याय का अर्थ क्या है, न्याय का अर्थ क्या है, फिर न्याय का विचार क्या है। न्याय का विचार मतलब कौन कौन से विचारक हुए, जैसे प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए हैं। अरस्तु, अरस्तु और रॉल्स। प्लेटो, अरस्तु, रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या क्या विचार दिए हैं, हमको ये देखना है। और प्रक्रियात्मक एवं तात्विक न्याय ये देखना है। और न्याय एक आदर्श सिद्धांत के रूप में कैसे है ये देखना है। न्याय एक आदर्श सिद्धांत के रूप में कैसा है, हमको ये देखना है। और फिर देखना है लास्ट में कि स्वतंत्रता, समानता व न्याय में संबंध। तो हमको न्याय को निम्न रूपों में देखना है। जैसे न्याय का अर्थ, विचार, प्रक्रियात्मक एवं तात्विक न्याय क्या है, और न्याय का आदर्श सिद्धांत क्या है, और स्वतंत्रता, समानता और न्याय में संबंध क्या है। तो अभी तक हमने इसका अर्थ जान लिया। अब प्लेटो, अरस्तु और रॉल्स, हम इनके विचार को पढ़ेंगे कि न्याय के बारे में प्लेटो ने अपने क्या विचार दिए हैं, अरस्तु ने अपने क्या विचार दिए हैं, और रॉल्स ने अपने क्या विचार दिए हैं, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्लेटो के अनुसार, हेडिंग डाल लीजिए, प्लेटो के अनुसार न्याय लिख लीजिए। प्लेटो के विचार। प्लेटो के क्या विचार हैं न्याय के बारे में, आइए हम देख लेते हैं। जैसे न्याय प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय बिंदु है। न्याय प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय बिंदु है। क्या है? केंद्रीय बिंदु है। न्याय प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय विषय है। केंद्रीय विषय है। अतः प्लेटो ने न्याय को मुख्यतः नैतिक रूप से परिभाषित किया है। नैतिक रूप से परिभाषित किया है।
परिभाषित किया है। मतलब क्या है, प्लेटो, ये न्याय प्लेटो का केंद्रीय विषय है, मतलब एकदम केंद्र में है। मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो न्याय की संकल्पना को ध्यान में रखना, तो ये हो गया केंद्रीय विषय। और प्लेटो ने मुख्यतः न्याय को नैतिक रूप से परिभाषित किया है कि कोई भी कार्य अगर नैतिक हो रहा है तो वही न्याय है। कोई भी कार्य अगर नैतिक रूप से हो रहा है तो वही न्याय है। इसलिए प्लेटो ने न्याय का विश्लेषण प्लेटो ने न्याय का विश्लेषण दो रूपों में किया है। प्लेटो ने न्याय का विश्लेषण दो रूपों में किया है। कैसे? न्याय का विश्लेषण दो रूपों में किया है। कौन कौन से? जैसे कौन कौन से रूप हैं? एक है व्यक्ति के रूप में न्याय, व्यक्ति के रूप में, और राज्य के रूप में। प्लेटो ने न्याय का विश्लेषण दो रूपों में किया है। एक है व्यक्ति के रूप में और राज्य के रूप में न्याय। राज्य के रूप में न्याय। प्लेटो ने न्याय का विश्लेषण दो रूपों में किया है, जैसे व्यक्ति के रूप में न्याय और राज्य के रूप में न्याय। तो जैसे व्यक्ति के रूप में न्याय, अगर हम इसको देखते हैं तो व्यक्ति के रूप में न्याय कैसे है? जैसे बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा। व्यक्ति के रूप में न्याय कैसे? कि बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा। बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण उचित अवस्था में है, या फिर उचित अनुपात में पाए जाते हैं, तो व्यक्ति के लिए न्याय की सिद्धि हो जाती है। अगर बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्ति के लिए न्याय की सिद्धि हो जाती है। और राज्य के रूप में न्याय, अगर हम इसको देखते हैं राज्य के लिए, जैसे राज्य में क्या बोला है, राज्य के लिए न्याय, तो ये बोलते हैं प्लेटो के अनुसार राज्य में मानव आत्मा की अभिव्यक्ति प्लेटो के अनुसार राज्य में मानव आत्मा की अभिव्यक्ति तीन वर्गों के रूप में होती है। कैसे? तीन वर्गों में होती है, वर्गों के रूप में होती है। तीन वर्गों के रूप में होती है। अब तीन वर्ग कैसे हुए? जैसे राज्य में मानव आत्मा की अभिव्यक्ति तीन वर्गों के रूप में होती है। तीन वर्गों के रूप में कैसे?
जैसे बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति, जैसे बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति शासक के रूप में, शासक के रूप में, बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति शासक के रूप में, और साहस की अभिव्यक्ति योद्धा के रूप में। जो साहस है, साहस की अभिव्यक्ति योद्धा के रूप में, योद्धा के रूप में, साहस की अभिव्यक्ति योद्धा के रूप में। और जो तीसरा है इंद्रिय तृष्णा, जो इंद्रिय तृष्णा है वो उत्पादक के रूप में, इंद्रिय तृष्णा उत्पादक के रूप में, उत्पादक के रूप में। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्ति के लिए न्याय की सिद्धि हो जाती है। और राज्य के रूप में न्याय की क्या संकल्पना देते हैं प्लेटो? प्लेटो बोलते हैं कि मानव आत्मा की अभिव्यक्ति किसी राज्य में, मानव आत्मा की अभिव्यक्ति 3 वर्गों के रूप में होती है। 3 वर्ग कैसे हुए? जैसे बुद्धिमत्ता, शासक के रूप में, कि जैसे कोई शासक है तो शासक में बुद्धि होना चाहिए कि किस प्रकार अपना शासन चलाना है, किस प्रकार राज्य की परेशानियों को देखना है, किस प्रकार परेशानियों का हल निकालना है, मतलब राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है, ये उसमें बुद्धि होनी चाहिए। अगर जो शासक है, शासन चलाने वाला है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, तो राज्य का सर्वनाश निश्चित है। और शासक योद्धा के रूप में, जैसे कोई योद्धा है तो योद्धा में साहस होना चाहिए, योद्धा में साहस होना चाहिए कि अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसमें साहस होना चाहिए किसी से भी लड़ने का। अगर मान लो युद्ध करने जा रहा है और उसमें अंदर साहस नहीं है तो युद्ध करने जाएगा ही नहीं, डर के बैठ जाएगा। और जो इंद्रिय तृष्णा है वो उत्पादक के रूप में होना चाहिए, उत्पादक के रूप में होती है कि अगर कोई उत्पादक वर्ग है तो उसमें इंद्रिय तृष्णा होना चाहिए। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में ये विचार दिए हैं। इस प्रकार इस प्रकार प्लेटो के न्याय में 3 बातें देखी जाती हैं। प्लेटो के न्याय में इस प्रकार प्लेटो के न्याय में 3 बातें देखी जाती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? जैसे कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत। मतलब प्लेटो के न्याय में 3 बातें देखी जाती हैं। जैसे कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत, कोई भी कार्य को विशिष्ट तरीके से करना न्याय है, कोई भी कार्य को विशिष्ट तरीके से करना न्याय है। और दूसरा क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत और समरसता का सिद्धांत, समरसता का सिद्धांत, समरसता का सिद्धांत। कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत ये क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति और राज्य दोनों के संदर्भ में
संदर्भ में कर्तव्य पालन पर जोर दिया गया है। जो कर्तव्य है, जो कार्य है, कर्तव्य है, उस पर जोर दिया गया है। मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों के संदर्भ में कर्तव्य पालन पर व्यक्ति और राज्य दोनों के संदर्भ में कर्तव्य पालन पर जोर दिया गया है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत है कि जो उत्पादक और योद्धा और शासक वर्ग, उत्पादक, योद्धा और शासक वर्ग, ये तीनों अपने लिए निर्धारित कर्तव्य को करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। ये तीनों जैसे उत्पादक, योद्धा और शासक वर्ग अपने लिए, शासक वर्ग तो इसके लिए जो कार्य निर्धारित हैं उन कार्यों को करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए क्या हो गया? अहस्तक्षेप का सिद्धांत, मतलब हस्तक्षेप नहीं करते। उत्पादक, योद्धा और शासक वर्ग तीनों अपने लिए निर्धारित कार्यों को करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। और तीसरा है समरसता का सिद्धांत। तो समरसता का सिद्धांत क्या है? समरसता का सिद्धांत है कि तीनों वर्ग एक दूसरे के साथ अच्छे से कार्य करेंगे, एक दूसरे कार्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो अच्छे से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो के अनुसार न्याय के बारे में 3 बातें हमें दिखाई देती हैं। और हम देखें, जैसे हमने न्याय के बारे में प्लेटो की बातें देखी, अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे कोई भी प्रश्न है तो उसमें हमको उसकी मुख्य बातें भी बताना है और उसकी आलोचना भी करती हैं। आलोचना के बाद ऐसा नहीं कि उसमें आलोचना ही है, उसके कुछ महत्व भी होंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे प्लेटो के न्याय के बारे में हमने इतनी बातें देखी और अब देखते हैं इसकी आलोचना। आलोचना हम क्या बोलेंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी पहलू की अवहेलना करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी पहलू की प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी पहलू की प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी पहलू की अवहेलना करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी पहलू की अवहेलना करता है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत भेदभाव मूलक सामाजिक गतिशीलता के विरुद्ध है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो भेदभाव मूलक है और ये भेदभाव मूलक सामाजिक गतिशीलता के विरुद्ध है और ये आधुनिक भारत में वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करता है और ये आधुनिक भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करता है। यह आधुनिक भारतीय समाज में
भारतीय समाज में, भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करता है। मतलब ये कानूनी पहलू की तरफ बोलने करता है और साथ में जो वर्ण व्यवस्था है भारत की उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो ये क्या हो गई, इसकी आलोचनाएं हो गई, इसकी आलोचनाएं हो गई हैं। लेकिन अगर आलोचना है तो ऐसा नहीं कि गंदी बातें ही हैं, बेकार बातें हैं, कुछ अच्छी बात भी होंगी, जैसे इसका कुछ महत्व भी होगा। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि प्लेटो एक ऐसा पहला विचारक है जिसने न्याय का एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। मतलब न्याय का पहला विचारक है जिसने न्याय का व्यवस्थित प्लेटो एक ऐसा पहला विचारक है जिसने न्याय का एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया और प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ा। कैसे जोड़ा? कर्तव्य पालन से जोड़ा। प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ा और वर्तमान समय में भी कर्तव्य पालन का विचार न्याय के विचार का एक पक्ष है। कर्तव्य पालन का विचार न्याय के विचार का एक पक्ष है। क्या हो रहा है कि जैसे प्लेटो एक ऐसा पहला विचारक है जिसने न्याय का एक बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत दिया। प्लेटो एक ऐसा विचारक है, पहला विचारक जिसने न्याय का एक बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत दिया और न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ा। और आज भी कर्तव्य पालन का विचार न्याय के विचार का पक्ष है। तो ये हमने देखी प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए न्याय का विश्लेषण किया है। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए न्याय का विश्लेषण किया है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श दिए। लेकिन इसकी एक कमी है। इसकी एक कमी यह है कि प्लेटो ने न्याय को बहुत ही आदर्श रूप में परिभाषित किया है, न्याय को बहुत ही आदर्श रूप में देखा है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं देखा। तो व्यवहारिक स्तर पर नहीं देखा तो व्यवहारिक स्तर पर किसने देखा है? अरस्तु ने। तो अरस्तु के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने न्याय के बारे में कौन कौन सी संकल्पनाएं दी हैं।
तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में और भी हम बातें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।